क्या होता है कि जो वायसराय होते हैं इंडिया में, वो बोलते हैं कि इंडिया भी पार्ट लेगा उसमें, और उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारी इकॉनमी, अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरी तरीके से पड़ता है, स्पेशली वर्किंग क्लास पे। ठीक है, जहाँ पे इकॉनमी बुरी स्थिति में होती है तो और इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको डबल ट्रिपल शिफ्ट वगैरह भी करवाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जब मैं बोल रही हूँ तो ब्रिटेन की बात हो रही है। पहले का ही पढ़ा कि पहले ही ये जब वर्ल्ड वॉर टू नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही या शुरुआत से ही इंडस्ट्री की सिचुएशन इन लोगों की ख़राब थी, वर्कर्स की। और इसमें जो नया सिचुएशन आता है वर्ल्ड वॉर टू का, उसमें और उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है और ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो उनका मतलब जो वेज उनको मिलती है, जो तनख्वाह उनको मिलती है, वो हद से ज़्यादा कम हो जाती है। एंड उन लोगों को जो अपनी जीवन शैली होती है वो मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसी वजह से बहुत जगह स्ट्राइक्स होते हैं। एक तरीके से मान लीजिए धरना प्रदर्शन वगैरह, बॉम्बे, कानपुर, कलकत्ता, बेंगलोर, जमशेदपुर, धनबाद, झरिया, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारे जगह जो हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ होती है। मतलब पूरी इंडिया में एक तरीके से धरना प्रदर्शन वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्किंग क्लास था वो एंटी वॉर का भी एक वो धरना प्रदर्शन करता है कि वॉर नहीं होना चाहिए या इंडियन लोग को फोर्स नहीं करना है कि उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जिसमें 90,000 से ज़्यादा वर्कर्स आते हैं। एंड उसके बाद सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता कि आर्थिक रूप से आप हमको वेतन दीजिए, बहुत सारे डिमांड रखे जाते हैं धरनाओं के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और आपको पता है कि जर्मनी की हार हो जाती है या फासिज्म की या हिटलर की हार हो जाती है। और जो इंडियन वर्किंग सिस्टम या इंडियन जो वर्किंग क्लास निकलता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, उसको पता होती है, उसकी चेतना जाग चुकी होती है, उसको पता होता है कि कौन वर्किंग क्लास है, कौन हमारा भाई बंधु है। और वो लोग बहुत ही ऐसा फोर्स बन जाते हैं ब्रिटेन के खिलाफ भारत में, क्योंकि जो पूरी हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें वर्किंग क्लास का बहुत बड़ा रोल था। उस रोल को हम कभी भी नहीं मतलब भूल सकते हैं या उस रोल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो स्ट्रगल उन लोगों के खिलाफ चालू होता है उसमें साइड बाय साइड वर्किंग क्लास खड़ा रहता है इस पूरे स्ट्रगल में। ठीक है, बहुत सारे इंडिया में स्ट्राइक होते हैं। 1946 में कुछ 16,000 तक या 1600 तक स्ट्राइक होते हैं। मतलब 1946 में बहुत सारे स्ट्राइक इंडिया में होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस का होता है वो बहुत सारे डिमांड करता है कि भाई मिनिमम वेज हो, मतलब इतना तो पैसा आपको देना ही, ये नहीं कि आप 10 रुपये में हमसे काम करवा रहे हो। एक मिनिमम वेज सेट किया जाए कि एटलीस्ट 100 रुपये तो मिल ही रहे हैं इंसान को, उतना तो दिया ही जाए। 8 घंटे का मतलब 8 घंटे का काम हो, ये नहीं कि दिन भर आप काम करवा रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन, ओल्ड एज पेंशन की, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी में आप जॉब करते हो और किसी वजह से वो कंपनी नहीं प्रोवाइड कर पाई तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए कि आपके पास जॉब नहीं। तो इस तरीके की डिमांड रखा गया। ऑफ कोर्स ब्रिटेन का गवर्नमेंट था, उसने सप्रेस करने की इसको कोशिश की, पुलिस फायरिंग्स भी होती इन लोगों के धरना वगैरह में, बट इससे कुछ खास असर नहीं पड़ा। जो वर्किंग क्लास था वो लड़ता रहा, वो खड़ा रहा। उसके बाद भारत की आज़ादी 1947 में हो जाती है, जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा। उसके बाद जो भारत का पॉलिटिकल जो राजनीति का इन्वायरमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पेशली वर्किंग क्लास के लिए, क्योंकि अ, अब जो आर्थिक लड़ाई थी वर्किंग क्लास की या अर्थव्यवस्था से संबंधित लड़ाई थी, वो किसी बाहरी विदेशी या ब्रिटेन वालों के लिए नहीं, की तरफ नहीं थी। अब खुद की गवर्नमेंट, खुद के जो लोग थे उन्हीं के खिलाफ थी, जो भी थी। एंड उसके बाद स्पेशली जो भारत में वो वर्ग था जो कैपिटलिस्ट बन गया था। ठीक है, एंड ज़्यादातर जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी और जो ज़मीन धारक लोग थे, उन्हीं के पास जो थी इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद शक्तियाँ आ गई थी। ठीक है, एंड लेकिन हाँ ये था कि आज़ादी के साथ वर्किंग क्लास के अंदर एक होप था, एस्पिरेशन था। केवल वर्किंग क्लास नहीं, हर सेक्शन सोसाइटी में जो लोग थे उनमें था कि अब आज़ादी मिली है तो कुछ चेंज होगा भारत में, बहुत सारे बदलाव आएंगे और अब हमारी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ जब हम आज़ाद होते हैं तो हमारी स्थिति ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी कर रखी होती है, तो हर चीज़ में प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड जो वेजेस होते हैं जो वर्कर्स के, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ठीक, जो रूलिंग क्लासेस होती हैं, ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल पावर होती हैं, वो कोशिश करती हैं जो कैपिटलिज्म है वो एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री में जो अलग अलग पूंजीवादी डेवलप हो और फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप हो। ठीक है,
ये जो हम देखते हैं वर्किंग क्लास, उसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि किस तरीके से वो डेवलप हुआ है, किस तरीके से कितनी लड़ाइयों के बाद जो अभी वर्किंग क्लास बनता है वो सामने आया है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि वेजेस के हिसाब पे, तनख्वाह के हिसाब से 4 टाइप के वर्कर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर। फर्स्ट तो वो वर्कर होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, किसी बड़ी फैक्ट्री में आप परमानेंट जॉब करते हो, लाइक गवर्नमेंट जॉब की तरह कि आपको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, इनकी वेजेस भी ठीक ठाक इनको मिल जाती हैं, जिससे इनका परिवार और इनकी मतलब जीवन शैली मेंटेन हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये लोग ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, मॉडर्न सेक्टर में, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मतलब बढ़िया स्किल्ड लोग होते हैं। सेकंड क्लास वो होता है जो, फर्स्ट तो हमने ये डिस्कस किया जो परमानेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वो होते हैं, ये बहुत अच्छा वेज इनको या बहुत अर्निंग नहीं मिलती है, एंड ये लोग ओल्डर टाइप की इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, जूट, शुगर वगैरह की, इस तरीके की इंडस्ट्री, पुराने ज़माने की जो इंडस्ट्रीज उसमें काम करते हैं। एंड इवन जो परमानेंट वर्कर थे टी प्लांटेशन वगैरह में भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इनकी तनख्वाह उतनी नहीं होती है। और थर्ड सेक्शन वो आता है, वो वर्किंग क्लास जो बिल्कुल कैजुअल लेबरर होता है, कंस्ट्रक्शन पे काम करना, या जहाँ पे ये ईंटें बनती हैं ऐसी जगहों पे काम करना। इन लोगों की तनख्वाह तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ही होता है। और फोर्थ वो होते हैं जो इन सबसे नीचे हैं, एंड वो इस तरीके के छोटे छोटे जगहों पे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि छोटी सी दुकान खोल रखी है, ठेला लगा रहे हैं, या इस टाइप की काम करते हैं। ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में होती है, इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, और इनका खुद की जीवन चलाने के लिए पैसा नहीं, तो पूरी फैमिली को कैसे देखे, तो ऑलमोस्ट सारी फैमिली एक साथ काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद जो दास गुप्ता हैं, उन्होंने बोथ मेन एंड वुमेन जो है, ठीक है, या तो प्लांटेशन में, या जो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें काम करते थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो इन इन लोगों के बारे में बात करते हैं कि ये लोग केवल ये फैक्ट्रीज में काम नहीं करते, और भी इसके साथ ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कृषि में, चाहे जो पोल्ट्री या मिल्क होता है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो फैक्ट्री में भी काम करता है, उसने थोड़ा सा ज़मीन रखा है, ज़मीन पे खेती भी कर लेता है, कुछ उसका दूध बेच लेता है, कोई गाय भैंस रखा है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में बात किया कि ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ यही मतलब एक काम था। अब हमने वर्किंग क्लास का जो डिवीज़न था उसको समझ लिया। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लिया आपने। एक देश पांडे ने स्टडी की है बॉम्बे लेबर फंड की, एंड उन्होंने बताया कि जो 80% ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने जॉब शुरुआत में एज अ रेगुलर एम्प्लॉय किया था, और 13% उसमें से कैजुअल वर्कर थे। मतलब कुछ लोग पहले ऐसे ही छोटा मोटा कैजुअल काम किया करते थे, फिर वो परमानेंट जॉब ले लिए, और कुछ लोग शुरुआत से ही थे। उसके बाद हैरिस की स्टडी भी है, वो बताते हैं कि इन्होंने कोयम्बतूर में अपनी स्टडी की है। देश पांडे ने एक स्टडी की, उन्होंने बताया कि जो 87% रेगुलर वर्कर्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे, उसमें से मतलब 13% जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से आए हैं, जो छोटा मोटा काम करते थे, फिर वो रेगुलर एम्प्लॉय बन गए किसी कंपनी में। लेकिन एक और स्टडी की है हैरिस ने, वो बताते हैं कि उन्होंने सर्वे किया था कोयम्बतूर में, कोई वहाँ उनको पता चलता है कि बहुत कम केसेस मिलते हैं। वो 826 घरों का सर्वे करते हैं, उसमें से 20 केसेस बस मिलते हैं कि ऐसा कोई इंसान जो ऑर्गेनाइज या एकदम छोटे सेक्टर से बड़े सेक्टर में चला गया हो। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टडीज़ देखने को मिल जाएंगी। सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो ठेला लगाना हो, छोटा मोटा दुकान खोलना, ये सब चीज़ें करना, उनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इवन वो पढ़े लिखे भी हैं, जो और वो फैक्ट्री जॉब के लिए तैयार है, बट उनके पास वो कनेक्शन नहीं होता है, या वो तरीका नहीं होता, सही तरीके का सोशल नेटवर्क नहीं होता कि वो जॉब पा सके। ठीक है, एंड उसके बाद जॉब ना मतलब मिल पाने के कारण वो ऐसा काम करते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, इस टाइप का है। तो कुछ लोगों का तो बिजनेस है, कुछ लोगों ने सच में ही चाय बेचने का शुरू किया है, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, मे बी स्किल्स भी कुछ होंगी, बट सही जगह ना मिल पाने की वजह से कर रहे हैं। या एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी बिजनेस करना अच्छी बात है, चाय बेचना भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी सही है। अगर आपको खुशी मिलती है तो कुछ भी करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चाय बेचने से बेटर उनके पास स्किल्स होंगी, बट वो मैं बोल रही हूँ कि राइट स्किल्स ना होने की वजह से, या राइट कनेक्शन ना होने की वजह से वो नहीं पहुँच पाते। अहमदाबाद में एक सुब्रमण्यम द्वारा एंड पापोला द्वारा एक स्टडी किया गया है।
तो उसमें पता चला कि जो 91% जो जॉब्स है ना, मतलब प्रॉपर जॉब्स है, उसमें किसी वर्कर ने अपने किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया है तो मिला है, यानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है। इसी वजह से जिसके पास, अब मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी स्किल आता है, तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला, उसने मुझे वहाँ पे जॉब लगा दिया, डन। 91% लोग इस तरीके से आए हैं। बट मान लीजिए कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, सब कुछ मेरे पास स्किल्स है, बट मेरे पास वो फ्रेंड नहीं है, या मेरे पास वो कनेक्शन नहीं है, मेरी फैमिली में ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं है, फिर तो शायद मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, इक्वल एक्सेस नहीं है सबके पास। तो सोशल बैकग्राउंड्स की बात करें इंडियन वर्किंग क्लास की, तो आपको इस तरीके से पता है कि भारत में जो वर्किंग क्लास है वो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आता है, उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं कि किस कास्ट से हैं, किस एथनिसिटी से हैं, किस रिलीजन से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बहुत सारे स्टडीज़ करते हैं। एक तो अहमदाबाद की स्टडी थी जिसमें पता चला था कि एक वर्कर है, वो दूसरे वर्कर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 91% लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होकर जॉब पाए हैं। बट एक और रिसर्च में पता चलता है हमको कि जो 35% केसेस हैं वो ब्लड रिलेशन की हैं, यानी मैं काम कर रही हूँ किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में, तो मैं अपनी बहन को, अपने भाई को, सबको वहाँ पे करा लूँगी, बेसिकली नेपोटिज्म। एंड उसके बाद बाकी 44% का ये है कि वो एक नेटिव जगह से मतलब बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर महाराष्ट्र से हूँ या महाराष्ट्र के किसी गांव से हूँ, उसी गांव से कोई मेरा भाई बंधु आएगा तो मैं उसको कंपनी में नौकरी लगवा दूंगी। ठीक है, 7% केसेस में ये है कि अपने फ्रेंड को लोगों ने नौकरी लगवाई है, जैसे कि आप मेरे फ्रेंड हैं और मैं किसी जगह पे काम करती हूँ तो मैंने आपकी नौकरी लगा दी। ठीक है, एंड इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से किनशिप टाइज वगैरह से, चाहे फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन से लोगों को नौकरी मिल रही है। ठीक है, 5 स्टडीज़ हुई हैं पुणे, कोटा, बॉम्बे, अहमदाबाद या बेंगलुरु में, जो बताती हैं कि 61% ऑफ वर्कर्स जो हैं वो अपर कास्ट हिंदूज से हैं। तो इन पर्टिकुलर जगह पे स्टडीज़ हुई है, पता चला कि वहाँ पे 61% जो है वो अपर कास्ट हिंदू से अपर कास्ट हिंदूज हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड उसके बाद वर्णा की बात कर रही हूँ मैं। अगर हम बात करें जो अपर कास्ट हैं, वो उनका हम बहुत बड़ा डोमिनेशन देखते हैं जॉब्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह में, केरला के स्टडी में भी। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जो हायर इनकम जॉब्स है वो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग ही करते हैं, जिसमें अधिक सैलरी मिलती है, ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर हम दलित और आदिवासी की बात करें तो ज़्यादातर वैसी नौकरीज करते हैं जिसमें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, बहुत कम। अगर जो मिडिल कास्ट हैं उनकी हम बात करें, ठीक है, तो वो बॉटम रेंज की जॉब्स करते हैं पब्लिक सेक्टर में। इवन मतलब अगर हम पब्लिक सेक्टर की भी इवन बात करें, यानी गवर्नमेंट जॉब्स की भी अगर हम बात करें, हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल क्लास का एंड ट्राइब्स वगैरह का, उनको रिजर्वेशन वगैरह भी दी गई है। बट हमें देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो जॉब्स है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया, जैसे स्वीपर, सफाई वगैरह का जो जॉब है, तो ज़्यादातर ऐसे जॉब, ज़्यादातर क्या मतलब ऑलमोस्ट सारे ऐसे जॉब दलित या आदिवासी करते हैं। अगर कोल माइंस वगैरह की बात करें, जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क लगता है, मतलब फिजिकल लेबर लगता है आपको निकालने में, लोडिंग करने में, सब चीज़ों में, ये भी इस तरीके के भी काम ज़्यादातर दलित और आदिवासी करते हैं। अगर हम स्टील प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो जहाँ पे आपको बहुत ही हीट गर्म माहौल में काम करना पड़ेगा, एकदम आग वाग के सामने, ये भी इस टाइप के काम भी आदिवासी और दलित ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, देश पांडे जी हैं वो जो इसकी रीजनिंग देते हैं कि जो लेबर मार्केट था, जहाँ पे मतलब जिस टाइप की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि पढ़े लिखे आप अच्छे से होने चाहिए, ज़मीन वगैरह जायदाद होगी तभी तो आप अच्छे से पढ़ोगे, अब आपको रोटी की चिंता ही है तो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो इस वजह से ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जो अच्छी खासी जॉब है, मतलब हाई क्लास जॉब है, वो ज़्यादातर अपर कास्ट करती है, और लोअर कास्ट फिर वही उस प्रकार के जॉब्स करती है जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हमने बात की कि देखिए कास्ट टाइज की भी बहुत ज़्यादा हमने बात की कि देखिए फ्रेंड या आपके गांव का या आपके ब्लड रिलेशन वाला या किसी के कहने पे आपको नौकरी मिल रही है, और ज़्यादातर इस तरीके के संबंध अपने ही कास्ट के लोगों के साथ होता है। ज़्यादातर लोग दोस्ती भी अपने कास्ट के लोगों से करते हैं, ब्लड रिलेशन तो सीधे आपको पता चल गया कि सेम ही कास्ट वाले लोग होंगे। तो इस तरीके से जॉब एक ही कास्ट में ही मिल रही है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो डिप्रेस्ड कंडीशन है आदिवासी और दलित की, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है, ठीक है, बहुत ही मतलब एक सब बहुत बुरी स्थिति में काम करना पड़ता है यहाँ पे, मैं यही कहना चाहूँगी। एंड ज़्यादातर अपर पोजीशंस जो हैं वो सोसाइटी में अपर कास्ट ही होल्ड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड मेरा
रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल पे वीडियोस देखा करिए, शेयर करिए, प्लीज़ कुछ भी कमेंट किया करिए कि एटलीस्ट और लोगों को भी सजेशन मिले मेरी वीडियोस की।